हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके सूत्र के बारे में जानेंगे और कुछ उदाहरण भी हम करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। तो श्रेणी को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या होती है। एक्चुअली समांतर श्रेणी कहते किसको है? तो समांतर श्रेणी श्रेणियों की ऐसी श्रृंखला होती है, ऐसी सूची होती है जो अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि श्रेणियों की ऐसी सूची या श्रृंखला जो उसके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर ऐसी कोई श्रृंखला बन रही है, सबसे पहले तो यही जान ले कि हाँ श्रेणी क्या होती है। तो पदों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक निश्चित संख्या को आपस में जोड़ने पर, उसी के पद में जोड़ने पर या फिर घटाने पर जो श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं उनको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उनमें अंतर भी समान होता है, समांतर सम धन अंतर, तो उनमें अंतर भी समान होता है। समांतर का मतलब होता है सम धन अंतर। तो जो भी पद लिखे हुए हैं उन पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह से ये परिभाषा है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आपके घर से हर दिन कुछ न कुछ खर्च मिलता है, पैसा मिलता है आपको खर्च करने के लिए। सभी बच्चों को मिलता है, आपको भी मिलता है। तो मान लीजिए आपके पास आपने एक गुल्लक बनाकर रखा है। आपके पास एक गुल्लक है, एक गुल्लक आपने बनाया हुआ है और आपको हर दिन जो पैसा मिलता है उस पैसे को आप इस गुल्लक में डालते हैं। आप 6 दिन अपने पैसे को इस गुल्लक में डालते हैं। 7वें दिन इस गुल्लक को निकाल करके उस पैसे को आप गिनते हैं, काउंट करते हैं, देखते हैं कितना पैसा है। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी अगर पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन सबका एक होता है, बुक सबकी एक है। तो आपने 6 दिन इसमें पैसा डाला और उसके बाद 6 दिन पैसा डालने के बाद 7वें दिन आपने पैसे को काउंट किया। जब आपने पैसे को काउंट किया, आपने देखा आपके पास 100 रुपए हैं। आपने देखा आपके पास 100 रुपए हैं। फिर आपने अगले हफ्ते फिर जो आपको पैसे मिले, फिर उस पैसे को आपने इसमें डालना शुरू किया। और फिर जब आपने उस पैसे को फिर से 7वें दिन, ध्यान से समझिएगा, ये समांतर श्रेणी समझा रहा हूं, कोई कहानी नहीं है, ध्यान समझना है आपको। तो अगले हफ्ते फिर जब आपने उस पैसे को काउंट किया 7वें दिन, तो आपको पता चला कि आपके पास 102 रुपए हो गए। पहले हफ्ते आपको 100 रुपए मिले, अगले हफ्ते 102 रुपए मिले। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगले हफ्ते जब आपने फिर काउंट किया, आपने देखा आपके पास 104 रुपए है। अगले हफ्ते आपके पास 106 रुपए हो जाते हैं, फिर 108 रुपए, और ये प्रक्रिया सतत ऐसे ही चलती रहती है। एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पहले हफ्ता 100, फिर 102, फिर 104, फिर 106, फिर 108। कोई एक चीज तो है जिसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस में बढ़ रही है, एक निश्चित संख्या इसमें ऐड हो रही है। ध्यान से देखें, 100 के बाद 102 तो 2 बढ़ा, 102 के बाद 104 तो 4 बढ़ा, 102 बढ़ा, फिर 104 के बाद 106 फिर 2 बढ़ा, 106 के बाद 108 फिर 2 बढ़ा। तो निरंतर निश्चित संख्या एक इसमें ऐड हो रही है। परिभाषा भी समझें कि श्रेणियों की ऐसी सूची, ऐसी श्रृंखला जो उसके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये स्वयं का पद हो गया, इसमें निश्चित संख्या जुड़ रही है 102। ये इसका पद हो गया, इसमें 2 जुड़ा 104 हुआ। इसका स्वयं का पद 104 है, 2 जुड़ा 106 हुआ। इसका स्वयं का पद 106 है, 2 जुड़ा 108 हो गया।
तो इस प्रकार से ये श्रेणी की परिभाषा हो गई, मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। फिर हम अब आगे देखते हैं कि हम जब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 है, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे A1, इसको आप A1 कहो, क्योंकि जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। एक बात और, इसी के साथ एक बात मैं और आपको बताते हुए चल रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है, आपके पास जितने चिन्ह हैं वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, क्योंकि श्रेणी घटते क्रम में भी होती है और बढ़ते क्रम में भी होती है। अगर उसका निश्चित क्रम है तो समांतर श्रेणी है। तो अगर जितने भी चिन्ह हैं आपके पास उतने पद होंगे। पद किसको कहते हैं जान लीजिए, ये एक अकेला जो पोर्शन है धन्य चिन्ह के साथ, ये इसको हम पद कहते हैं, अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं इसको। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा चैप्टर 5 है और सीबीएसई बोर्ड में भी यही चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये इसको पद बोलेंगे और ये श्रृंखला है। ये श्रृंखला अगर निश्चित क्रम में है तो समांतर श्रेणी है। चलिए, ये A1 हो गया हमारा। फिर देखते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा? ये A2 हो जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, A4, फिर और आगे A5, ठीक है ना। तो इसी तरह आगे और आगे जब चलोगे आप डैश 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 करके, तो आपको क्या मिलेगा? AN, ये nवां पद आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो टर्म हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? A, यही तो है। इसमें कितने पद हैं? A। 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 सभी में कितने पद हैं? A हैं। चलिए, समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हमने देखा कि हमारे पास पद है। क्रम से देखेंगे तो A1, A2, A3, A4, A5, लेकिन सभी में पद क्या कॉमन है? A, क्योंकि सभी देखिए सब में एक एक पद है, तो ये सब में क्या हो गया? A हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें D कितना है। D हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है ये दो पद, इनके आपस का जो अंतर है, फिर ये दो पद, इनके आपस का जो अंतर है, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर बराबर है तभी श्रेणी में होगा। अब इसको समझाता हूं, पहले में देख लेते हैं डी क्या है। चलिए, अब इसमें तो कोई आप अंतर निकाल नहीं सकते क्योंकि ये अकेला पद है। तो अगर ये अकेला पद है तो इसमें कितने डी मिलेंगे आपको? 0 डी मिलेंगे। कितने डी मिलेंगे? 0 डी मिलेंगे, क्योंकि अकेले पद में तो किसी से कुछ घटाओगे नहीं, तो सर्वांतर कहां से मिलेगा? चलिए, दूसरे पद में सर्वांतर मिलेगा क्योंकि दूसरा पद है। दूसरे पद से आप किसको घटाओगे? पहले पद को घटाओगे, तब आपको सर्वांतर मिलेगा। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी है, पहले से था। फिर अब दूसरे से पहले को घटा रहे हो, तो दूसरे से पहले को घटा रहे हो, तब डी मिलेगा आपको। आगे ये तीसरा पद है, तो इसमें क्या करोगे? इसमें तीसरे से दूसरे को घटाओगे, तब आपको डी मिलेगा। चौथा पद है, इसमें आपको चौथे से तीसरे को घटाना पड़ेगा, तब आपको डी मिलेगा। ये पांचवा पद है, इसमें से आप पांचवे से घटाओगे एक, तब आपको चौथा पद मिलेगा। फिर ये एन है, तो यहां क्या करोगे? अब जब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ध्यान से देखो, आपको यहां तो कुछ आपके पास है नहीं, लेकिन यहां दूसरे से आपने पहले को घटाया, 2 - 1 डी हो गया। फिर तीसरे से आपने दूसरे को घटाया, तो यहां पर देखिए हम सब में एक एक घटाते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब तीसरे से इसको घटाएंगे तो दूसरा मिलेगा, फिर चौथे से इसको घटाएंगे तीसरे को, तो फिर हमको तीसरा मिलेगा। फिर इसी तरह ये कंटीन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा। तो जब n के पास पहुंचेंगे उसमें भी तो एक घटाएंगे, तब हमको d मिलेगा। इस प्रकार से ये आपका प्लस लगा दो, a + n - 1 × d, इसको बोलते हैं nवां पद। ये हुआ क्या? आपके पास यहां पर पहला पद हो गया, यहां पर आपके पास a + d दूसरा पद हुआ, ये हो गया आपका a+। अब देखिए यहां पर आपका हो गया
दूसरा ये तीसरा पद हो गया। फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को आप बोलते हैं nवां पद। इसको क्या बोलते हो आप? nवां पद या an। और ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में कौन क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए ये an nवां पद है, an आपका nवां पद है। फिर a आपका प्रथम पद है, d आपका सर्वांतर है और फिर n जो है वो पदों की संख्या है। ठीक है ना, n आपके पदों की संख्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको परिभाषा और कैसे ये फार्मूले बनते हैं उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया। अब चैप्टर में आप इसी में मानों को रख करके सवाल को हल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर हम यहां शुरू करते हैं और हम पहला सवाल ले लेते हैं। ठीक है ना, चैप्टर शुरू करते हैं और हम पहला सवाल ले लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया है कि हमारे इस चैनल पर आपको एक एक सवालों का समाधान मिलेगा। तो मैं पहले सवाल शुरू करता हूं कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इसको ध्यान से देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखिए यहाँ पर टैक्सी का किराया एक नियत है, 15 रुपया नियत है और हर किलोमीटर पर उसका किराया 8 रुपया बढ़ रहा है। तो अगर हर किलोमीटर पर उसका किराया 8 रुपया बढ़ रहा है तो नियत किराया 15 हो गया, प्लस 15 में 8 जोड़ो 23 अगला किलोमीटर का, फिर 8 जोड़ोगे 31, फिर 8 जोड़ोगे 39, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। अब आपको बताना है कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। हमने इसको निकाला कैसे? 15 किलोमीटर नियत है, फिर हर किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ जाता है। तो पहला किलोमीटर तो 8 हमने जोड़ा, दूसरा किलोमीटर फिर 8 हमने जोड़ा, 24 नहीं जोड़ना है 8 ही जोड़ना है, उसमें लिखा है। अगला किलोमीटर फिर हमने 8 जोड़ा। इस प्रकार से 15, 23, 31 और 39। अब हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो अगर कोई टर्म लिखा हुआ है, कोई श्रृंखला लिखी हुई है और आपको पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसका सबसे आसान तरीका है दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, तीसरे से दूसरे को घटाओ, चौथे से तीसरे को घटाओ। अगर इनका घटाना आपस में बराबर आ गया अर्थात सर्वांतर बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी में है। देख लेते हैं। चलिए, तो हमने निकाला D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। D1 मतलब हम 3 सर्वांतर निकालेंगे, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका। तो A2 माइनस A1 होगा, तो यहां पर मान रख दो। A2 कितना है? 23 है। A1 कितना है? 15। आंसर कितना पाए हो? 8। चलो D2 निकालते हैं। D2 निकालोगे तो क्या आएगा? A3 माइनस A2 आएगा। A3 का मान कितना है? 31 है। A2 का मान कितना है? 23 है। आंसर कितना पाए हो? 8। चलो D3 निकालते हैं। D3 आपने निकाला तो यहाँ पर 39 है और यहाँ पर 31 है, मतलब A4 माइनस A3 वो मैंने नहीं लिखा, आप उसको समझ लें। अब इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा? 8। यहाँ पर आपने देखा चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये एपी में लिखी हुई श्रृंखला एपी में है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब पहले में 3 सवाल हैं, उनको मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उसको समझ लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल आपको बताता हूं। इसमें देखिए दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार
बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी को इसको सॉल्व करने में। एक बात आप ध्यान रखें कि यहां पर आपको एक एक चीज समझाई जा रही है, बताई जा रही है, उसको बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, उसको आपको देखना ही कहीं भी आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना बचे जो आपको समझ में ना आए। चलिए, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि उसमें हवा भरी हुई है और बेलन है, तो मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये बेलन के प्रकार का है, इसमें हवा भरी हुई है। तो कह रहा है इसकी जब हवा निकालने वाला पंप हम यूज करते हैं तो हर बार में ये बची हुई हवा का 1/4 बाहर छोड़ता है। तो आयतन को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? V से, V से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास पहले तो V है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, हमारे पास क्या है? V है। तो अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो V हमारे पास है, तो इसका 1/4, तो V का 1/4 जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो V/4 हो जाएगा। अब V का 1/4 हो गया, अब इससे इसको घटाना है आपको, तो क्या हो जाएगा? V माइनस V/4, ये हो जाएगा 4V माइनस V/4 बराबर 3V/, तो यहां क्या आ जाएगा? अगला पद 3V/4। अब 3V का 1/4 हम निकालेंगे, 3V का 1/4 निकालेंगे, ठीक है ना। अब 3V का 1/4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से देख लो, 3V/16 हो जाएगा। घटाएंगे किससे इसको? 3V माइनस 3V/16, ये हो जाएगा आपका, इससे घटाओ, 3V/4 से घटाना है, लघुत्तम 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो 4 3 12V माइनस 3V बराबर 9V/16। यहां पर कितना आया? 9V/16। हम अब इसी तरह ये जो टर्म है, ये इसके टर्म आगे बढ़ेंगे, यहां से हम पता लगा देते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इससे इसको घटा लेते हैं, इससे इसको घटा लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए घटाइए, तो D1 क्या हो जाएगा? 3V/4 माइनस V। इसको जब आप घटाओगे तो क्या आएगा? 3V माइनस 4V माइनस V/4। D2 निकाल लेते हैं, D2 जब आप निकालोगे तो 9V/16 माइनस 3V/4, लघुत्तम हो जाएगा 16, तो यहां पर 9V आ जाएगा और माइनस 12V, आपके पास आया माइनस 3V/16। आपने देखा कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है, अर्थात सर्वांतर है, माइनस V/4 और माइनस 3V/16, ये आपस में बराबर नहीं आया। इसलिए सिद्ध होता है कि दिया हुआ जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला दी गई है, वो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका अंतर आपस में बराबर नहीं है। नीचे लिखोगे चूंकि D1, ऐसे लिख दो, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और बहुत तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी के साथ आएंगे, उसको आप हल करेंगे, समझेंगे, सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। और अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, नहीं तो हम लिखेंगे तो फिर दिखेगा नहीं आपको। इसको थोड़ा सा और साफ कर दें हम। अब इसके जो और 2 सवाल हैं, वो आप जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप सवाल लगा रहे हो, कहीं पर कोई समस्या आ रही है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है,
नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करें। चलिए देखिए, तो तीसरा सवाल है, चलिए देखते हैं। अब इसमें बाकी जो दो सवाल हैं वो इसी तरह हैं, आप उनको कर लीजिएगा। दूसरे का हम सवाल देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है ना। तो आपको 4 पद लिखना है। तो A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, अभी मैंने शुरू में निकाला था। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। यहीं पर आपको मान रख के इसको हल करना है। चलिए मान रखते हैं। A बराबर क्या है, 10, पहला आंसर। यहां पर A का मान 10, D का मान 10 बराबर 20। यहां पर A का मान 10, 2 गुणे D का मान 10, देखिए 10 दूना 20, 10 30। फिर यहां पर देखिए A का मान 10, फिर 3 गुणे 10, 10 त्याई 30, 10 40। तो इस प्रकार आपने देखा कि 10, 20, 30, 40, पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो दूसरा के और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सब में आपको ए और डी मिलेगा। आपको इसी तरह 4 पद निकालने हैं। तो A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। अगर आपको और ज्यादा पद निकालना है, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 5 निकालना है तो A प्लस 4D, 6 निकालना है A प्लस 5D, 7 निकालना है A प्लस 7D। चलिए अब एक सवाल हम तीसरा देख लेते हैं। एक तीसरे का बता देते हैं आपको, एक सवाल बता देते हैं, बाकी सवाल आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर निकालिए। इसमें है 3, 1, -1, -3। चलिए तो अब इसमें देखिए, पहला पद A मतलब 3, सर्वांतर क्या है D क्या है, A2 से A1 घटता है तो 1 - 3, ये क्या हो जाएगा -2। तो इसी तरह आपको बाकी सारे सवाल करने हैं। इसमें आपको सर्वांतर और प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद तो दिख ही रहा है आपको कि हाँ ये 3 है, प्रथम पद 3 है ही है। सर्वांतर यहाँ पर D है, D सर्वांतर है तो D क्या होता है, दूसरे से पहले वो घटाते हैं तो हमको D मिल जाता है। तो 1 से हमने 3 को घटाया तो हमें क्या मिला, -2। इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको आपको ऐसे करना है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा सवाल इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो इसमें हमको बताना है कि कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो उसका हमको सारवंतर बताना है और 3 पद बताने हैं। चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं चौथे का पहला सवाल। दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। अब इसको आपको पता लगाना है कि ये एपी में है कि नहीं है। हाँ यही सवाल है। चलिए तो पहले पता लगाते हैं एपी में है कि, तो क्या करेंगे, हमने आपको शुरू में बताया है, पहले हम इसका सर्वांतर निकालेंगे। तो इसमें देखिए A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 6 है, A4 बराबर 8 है। चलिए D1 निकालिए। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो मतलब दूसरे से घटाओगे पहला तो 4 - 2 बराबर कितना आया, 2। D2 निकाल लीजिए। तीसरे से दूसरा मतलब 6 - 4 बराबर 2। D3 निकाल लीजिए, मतलब चौथे से तीसरा। ध्यान से समझना, आपने देखा चूंकि D1 = D2 = D3, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो
जब ये एपी में है तो हमको इसका सर्वांतर निकालना है और फिर हमको इसके 3 पद निकालने हैं। तो सर्वांतर हमने निकाल लिया, इसका सर्वांतर क्या है? 2 है ना, देखिए d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 क्या है? 2 है। अब हमको इसके 3 पद निकालने हैं, आपके सामने ये सवाल लगा हुआ है, हमको इसके 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद क्या हो जाएगा? a1 बराबर a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d। प्यारे बच्चों, a और d के मान आपको पता है, a का मान आपका 2 है, d का मान भी 2 है। यहां पर मान रख करके आप इसका सर्वांतर हमने निकाल दिया है। इसके प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसके सारे सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे। और आप और अगर आगे हल करना चाहेंगे तो आप हल कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने समांतर श्रेणी की परिभाषा, उसका पहला चैप्टर 5.1 का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए और आपको लगे कि हम मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अपने आने वाले वीडियोस में हम उसको सुधार सकें। और अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं तो हमारे चैनल को 10 लोगों तक, कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, उनसे कहें कि वो आगे 10 लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।